Hello and good morning everyone. I welcome you all at Overs News Analysis. Today is 8th June 2023 and we are going to discuss important news and articles from The Hindu newspaper. So let's see what important news we got today to discuss. Before starting the video, for PDF join Telegram channel Eduverse News Analysis. लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है. मेक श्योर वीडियो को लास्ट तक देखें सो दैट सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आपकी यहाँ पर कवर हो. तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज हमें क्या क्या डिस्कस करना है. नाउ फर्स्ट आर्टिकल इज रेसलर्स सस्पेंडेड प्रोटेस्ट ऑन मिनिस्टर्स अश्योरेंस. नाउ अभी आप सभी को यहाँ पे पता है जो हमारे रेसलर्स हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं और इसी के चलते हमारे जो यूनियन होम मिनिस्टर हैं एंड स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं उनके साथ इनकी क्या हुई है, मीटिंग हुई है. और इस मीटिंग के बाद जो रेसलर्स हैं उन्होंने अपना जो प्रोटेस्ट है जून 15 तक क्या कर दिया है, उसे सस्पेंड कर दिया है. उन्होंने कहा कि अभी हम क्या लेते हैं, अगर जून 15 के बाद कोई भी एक्शंस नहीं लिए जाते हैं तो उसके बाद अपना जो प्रोटेस्ट है रेसलर्स वो उसे क्या करेंगे, फर्दर कंटिन्यू करेंगे. ओके आगे देखते हैं इसमें क्या चीजें होती हैं, क्या निकल कर आता है हमारे लिए. नेक्स्ट मूव करते हैं. नाउ नेक्स्ट आर्टिकल इज इंपॉर्टेंट फॉर यू. इसको आप लिंक कर सकते हैं अपने जीएस पेपर 3 से एंड जीएस पेपर 2 से. इसमें पॉलिसी भी आ जाती है. एमएसपी क्या है, अब यहाँ पर क्या हुआ है, गवर्नमेंट हाइक्स खारिफ एमएसपी, फार्मर्स डिमांड मोर. अब गवर्नमेंट ने यहाँ पे क्या है, एमएसपी के जो प्राइजेस उसको अनाउंस कर दिया है. अब जो खारिफ आपकी फसल्स होती हैं, खारिफ क्रॉप्स होती हैं, उनके जो प्राइस उसको हाइक किया गया है. बट जो फार्मर्स है वो डिमांड कर रहे हैं कि जो प्राइसेस है उसको और ज़्यादा क्या किया जाए, हाइक किया जाए, मतलब और ज़्यादा उसे बढ़ाया जाए. ओके अब देखिए इसमें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्या, एमएसपी. एमएसपी क्या है, आपका मिनिमम सपोर्ट प्राइस. एमएसपी के बारे में हम देखते हैं, ये है आपका मिनिमम सपोर्ट प्राइस. इसकी बात करते हैं, ये एमएसपी आता कब है, इसकी हिस्ट्री देखते हैं. तो जब इंडिया में यहाँ पर क्या होता है, फेमाइन आता है, ड्रॉट आ जाता है, बहुत ज़्यादा सूखा पड़ जाता है, यहाँ पर हमारे पास खाने के लिए भी बहुत सारी चीज़ें नहीं होती और टाइम ऐसा हो जाता है कि हमें अमेरिका से क्या करना पड़ता है, जो वीट राइस है इन सारी चीज़ों को इम्पोर्ट करना पड़ता है. ठीक है, फिर वहाँ पर हम इंडिया में क्या लेकर आते हैं, ग्रीन रिवोल्यूशन आता है. ग्रीन रिवोल्यूशन आता है जिसके कारण हम क्या करते हैं, जो फार्मर्स हैं उनको यहाँ पर कहते हैं कि आप फर्टिलाइजर्स का यूज़ करिए, जितने भी चीज़ें प्रोडक्ट्स हैं मशीन से, इन सब का यूज़ करिए, जिससे क्या होता है हमारे इंडिया में बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होता है. अब क्या होने लगा, जब प्रोडक्शन ज़्यादा होता है किसी चीज़ का और मार्केट में जब वो चीज़ ज़्यादा आने लगती है तो उसकी जो वैल्यू होती है वो कम हो जाती है, मतलब उसका जो प्राइस होता है वो कम हो जाता है. अगर अब देखिए अब क्या होने लगा, हमारे इंडिया में सरप्लस में यहाँ पे क्रॉप का प्रोडक्शन होने लगा. क्या होने लगा, सरप्लस में क्रॉप का प्रोडक्शन होने लगा. तो यहाँ पर क्या होता है, फिर गवर्नमेंट ने क्या किया कि अगर प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है तो उसका प्राइस क्या होगा, डिमांड कम हो जाएगी, प्राइस यहाँ पर कम हो जाएगा. तो इसका जो नुकसान है, इसका जो लॉस है, किसको उठाना पड़ेगा, यहाँ पर फार्मर्स को यहाँ पर उठाना पड़ेगा. ओके तो इसलिए गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट लेकर आती है स्कीम एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस. तो यहाँ पर जो गवर्नमेंट होती है वो मिनिमम सपोर्ट प्राइस को अनाउंस करती है इन द सेंस कि वो फार्मर से ये कहती है कि आपको जितना प्रोडक्शन करना है आप करिए, आप प्राइस की टेंशन ना लीजिए कि मार्केट में यहाँ पर कितना प्राइस है. हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो प्राइस आपको मार्केट में दिया जाता है उससे यहाँ पर थोड़ा सा हाइक करके आपको क्या करेंगे, जो भी आप प्रोडक्शन कर रहे हैं, आपके पास जो भी सरप्लस में प्रोडक्शन है उसे गवर्नमेंट क्या करेगी, परचेस करेगी. तो गवर्नमेंट क्या करेगी, उस जो पूरा यहाँ पे आपका क्रॉप है, प्रोडक्शन क्रॉप का जो प्रोडक्शन किया है उसे यहाँ पे प्रोक्योरमेंट उसका किया जाएगा. ओके तो यहाँ पर क्या है, एमएसपी इज द रेट एट विच द गवर्नमेंट परचेसेस क्रॉप फ्रॉम फार्मर्स एंड इज बेस्ड ऑन calculation of at least 1.5 times the cost of production incurred by the farmers. तो यहाँ पर गवर्नमेंट क्या करती है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर एक सपोर्ट प्राइस, एक तरीके से ये सपोर्ट प्रोवाइड किया जाता है फार्मर्स को कि उस प्राइस पर हम क्या करेंगे, अगर आपको मार्केट में सही प्राइस नहीं मिल रहा है. फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे वीट की बात करते हैं. वीट हो गया आपका, इसका प्रोडक्शन इस साल मान लीजिए ज़्यादा हो गया. तो जब प्रोडक्शन ज़्यादा हो गया मार्केट में, जब ये पूरा आपका क्रॉप जाएगा तो यहाँ पर क्या होगा, उसका प्राइस कम हो जाएगा. क्यों, क्योंकि सबके पास है तो हम किसी से भी कम प्राइस में क्या कर सकते हैं, यहाँ पे बार्गेनिंग करके उसे खरीद सकते हैं. ठीक है, तो इससे क्या होता है, फार्मर्स को बहुत ज़्यादा लॉस होता है. तो गवर्नमेंट यहाँ पर क्या करती है, ये जो सरप्लस में फार्मर्स के पास क्रॉप का प्रोडक्शन होता है उसे यहाँ पे परचेस कर लेती है. और जो डिफरेंट हमारे जो स्कीम्स होती हैं, हम पीडीएस सिस्टम की बात करते हैं, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, आपका जो मिड डे मील स्कीम हो गया, तो इन सारे सिस्टम्स में क्या किया जाता है, इनका यूज किया जाता है. तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या है, आई होप आपको यहाँ पे सारी चीजें क्लियर होंगी. अब यहाँ पर अभी तक 22 जो मैंडेट क्रॉप्स हैं उन पर क्या किया जाता है, गवर्नमेंट रिकमेंड करती है क्या, मिनिमम सपोर्ट प्राइस. हम यहाँ पे बात करते हैं 14 खारिफ क्रॉप्स है आपकी, 6 राबी क्रॉप्स है एंड 2 अदर कमर्शियल क्रॉप्स है, जिस पर यहाँ पर क्या किया जाता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस को अनाउंस किया जाता है. ओके तो 22 क्रॉप्स के एमएसपी के अंदर हम देखते हैं जैसे कि पैडी, बाजरा, ज्वार, मेज, अरहर, रागी, मूंग, ग्राउंड नट इन शेल, उड़द, सोयाबीन, निगर सीड, सनफ्लावर, सीसम,
कॉटन, बार्ले, वीट, ग्राम। तो इन सारी चीज़ों पर क्या होती है, ये 22 क्रॉप्स है जिन पर गवर्नमेंट क्या करती है, एमएसपी अनाउंस करती है। तो ये आपको 22 जो क्रॉप्स है ये याद होनी चाहिए, क्योंकि ये एग्जाम में डायरेक्टली इससे क्वेश्चन आपको यहाँ पर पूछे जाते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपको दो चीजें याद रखनी है। एक होता है एमएसपी जो होता है उसे रिकमेंड किया जाता है कि जो फॉर एग्जाम्पल ये वीट है, तो वीट पर मान लीजिए इतना प्राइस होना चाहिए कि ये 100 रुपीज में यहाँ पर क्या करेगी, गवर्नमेंट इसे परचेस करेगी। तो एक कौन करता है, यहाँ पर दो कमेटी आपके देखने को मिलेंगी। एक कमेटी क्या करती है, यहाँ पर प्राइस को रिकमेंड करती है कि इतना प्राइस यहाँ पर क्या होना चाहिए, और दूसरी कमेटी यहाँ पर क्या होती है, दूसरी जो बॉडी होती है वो अनाउंस करती है। क्या करती है, वो अनाउंस करती है कि हाँ ये पर्टिकुलर प्राइस होगा इस पर्टिकुलर क्रॉप का। ओके, तो आपको यहाँ पर याद रखना है कि कौन सी कमेटी, कमीशन ऑन एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस, CACP। तो आप इसका शॉर्ट फॉर्म भी याद रख सकते हैं, कमीशन ऑन एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइस। ये क्या करती है, रिकमेंडेशन देती है कि इतना यहाँ पर एमएसपी होना चाहिए। ओके, और यहाँ पर हम बात करते हैं किसकी, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स। ये क्या करती है, अनाउंस करती है कि इतना हमारा क्या है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस है। आई होप आपको ये यहाँ पर क्लियर होगा। तो एक आपकी जो बॉडी है वो क्या करती है, रिकमेंडेशन देती है कि पर्टिकुलर क्रॉप का इतना एमएसपी होना चाहिए, और जो दूसरी बॉडी है वो यहाँ पर अनाउंस करती है कि ये आपका क्या है, एमएसपी है। तो इन दोनों चीजों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ओके, तो आई होप व्हाट इज एमएसपी से रिलेटेड आपको सारी चीजें अब यहाँ पर क्लियर होंगी। नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल इज राजस्थान हाई कोर्ट रिजेक्ट्स डीएनए पैटर्निटी टेस्ट इन डाइवोर्स केसेस। अब देखते हैं यहाँ पर क्या होता है, जितने भी ये डाइवोर्स केसेस आते हैं तो उसके बाद अगर आपके पास बच्चा है, कपल्स है यहाँ पर, और कपल्स की बात क्या है, उनके चिल्ड्रन है या फिर उनका चाइल्ड है, तो यहाँ पर बच्चा किसके पास जाएगा, अपनी मदर के पास जाएगा या फिर फादर के पास जाएगा। और कभी कभी क्या होता है, बच्चे की जो लेजिटिमेसी होती है कि बच्चा सीरियसली वो उस कपल का ही है या नहीं, तो यहाँ पर क्या किया जाता है, डीएनए टेस्ट किया जाता है, मतलब डीएनए पैटर्निटी टेस्ट किया जाता है। तो हम क्या देखते हैं, जितने भी आजकल अब जितने भी डाइवोर्स केसेस आ रहे हैं, ज़्यादातर डाइवोर्स केसेस में जो ये कपल्स होते हैं वो डिमांड करते हैं किसके, कि डीएनए पैटर्निटी टेस्ट किया जाए। तो यहाँ पर क्या होता है, राजस्थान हाई कोर्ट ने ये रिजेक्ट कर दिया। एक डाइवोर्स केस आया था, उसमें यहाँ पर डीएनए पैटर्निटी टेस्ट की बात की जा रही थी, जिसमें यहाँ पर हाई कोर्ट ने क्या किया, रिजेक्ट कर दिया। देखिए इससे क्या होता है, जो बच्चा होता है उसके साइकोलॉजिकल, उसको जो मेंटल हेल्थ होता है उसको डायरेक्टली क्या करता है, ये इम्पैक्ट करता है। तो यहाँ पर देखेंगे, कोर्ट सेड चाइल्ड कैन नॉट बी यूज्ड एज अ पॉन इन अ डाइवोर्स लिटिगेशन एंड सेंसिटी ऑफ द चाइल्डहुड कैन नॉट बी कॉम्प्रोमाइज विद द कपल्स वर लिविंग टुगेदर एट द टाइम ऑफ चाइल्ड बर्थ। तो जब बच्चे का यहाँ पर जन्म हुआ था उस टाइम पर जो पेरेंट्स थे, है ना, जो कपल्स थे वो एक साथ रह रहे थे, तो चाइल्ड की जो लेजिटिमेसी है उसको आप कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हैं आपके डाइवोर्स केसेस के कारण, आपके यहाँ पे जो इश्यूज है उनके कारण। क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, ये डायरेक्टली इंपैक्ट करता है किसकी, सेंसिटिविटी ऑफ द चाइल्डहुड, बच्चे के साइकोलॉजिकल बिहेवियर पर, उसका जो मेंटल हेल्थ होता है उस पर ये क्या करता है, डायरेक्टली इंपैक्ट करता है। इसलिए यहाँ पर डीएनए पैटर्निटी टेस्ट को क्या किया गया है, रिजेक्ट किया गया है राजस्थान हाई कोर्ट से। अभी हमने इसके केसेस भी देते, सुप्रीम कोर्ट ने भी यहाँ पर क्या किया था, ये जो डीएनए पैटर्निटी टेस्ट होता है कि डाइवोर्स केसेस में, उसको भी यहाँ पर मना किया था। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं। नाउ नेक्स्ट आर्टिकल इज तमिलनाडु टेम्पल सील्ड फॉलोइंग डिस्प्यूट ओवर एंट्री ऑफ दलित। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, तमिलनाडु में एक बात करते हैं, एक टेम्पल है, उसका नाम क्या है, द्रौपदी आमन टेम्पल। ठीक है, धर्मराजा द्रौपदी अमन टेम्पल है, ये तमिलनाडु के एक विल्लुपुरम डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पर है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एक्चुअली ये टेम्पल किसके पास है, हम देखते हैं, हिंदू रिलीजियस एंड चैरिटेबल एंडोमेंट जो है इस टेम्पल का रख रखाव करता है। तो ये ज्यादातर किसके पास है, ब्राह्मण्स के पास है, हिंदूज के पास है। तो यहाँ पर जो दलित है उनकी एंट्री को क्या किया गया है, रोक लगा दी गई कि यहाँ पर दलित जो है वो एंटर नहीं कर सकते हैं, और ये पूरा डिस्प्यूट अभी तक चल रहा था। इसी के चलते यहाँ पर क्या किया गया है, ये जो टेम्पल है इसे यहाँ पर सील कर दिया गया है। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं। नाउ नेक्स्ट देखिए, एडिटोरियल सेक्शन में आप आएंगे, यहाँ पर दो आर्टिकल आपको सेम दिखेंगे, ये भी सेडिशन से आपके रिलेटेड है, और ये जो एंड ऑफ द डिबेट, यहाँ भी आपको क्या बताया गया, सेडिशन से रिलेटेड ही ये पूरा आपका आर्टिकल है। तो दोनों आर्टिकल को हम कंबाइन करके यहाँ पर इसे पढ़ेंगे। अब सेडिशन की बात करते हैं। अभी हाल ही फिलहाल में क्या हुआ है, लॉ कमीशन की 279th रिपोर्ट आई है। ओके, कौन सी रिपोर्ट आई है, 279th रिपोर्ट आई है, जिसमें हम अभी तक बात चल रही थी कि सेडिशन को क्या कर देना चाहिए, हटा देना चाहिए। क्यों, क्योंकि ये क्या है, आपका कॉलोनियल रूल है। जब यहाँ पे ब्रिटिशर्स थे उस टाइम पर ये लॉ लेकर आया गया था, सेडिशन लॉ लेकर आया था, क्योंकि यहाँ पर हो सकता है कि उस टाइम पर इस चीज की रिक्वायरमेंट रही हो,
है ना। बट आज का जो प्रेजेंट टाइम है, इंडिया की बात करते हैं, हमारी क्या है, डेमोक्रेटिक कंट्री है। यहाँ पर सेडिशन लॉ जैसे जो मतलब कि लॉज हैं, इस तरीके के जो लॉज हैं, इसकी यहाँ पर कोई भी जरूरत नहीं है। इसलिए क्या करना चाहिए, इवन पाकिस्तान में भी क्या कर दिया गया, जो सेडिशन लॉ है इसको यहाँ पर हटा दिया गया, स्क्रैप कर दिया गया है। ओके, तो अभी जो ये रिसेंट रिपोर्ट आई है लॉ कमीशन की 279 रिपोर्ट, उन्होंने क्या किया है, इंडिया हैज रिकमेंडेड द रिटेंशन ऑफ सेक्शन 124A ऑफ द इंडियन पीनल कोड विच कंटेन्स द लॉ ऑफ सेडिशन। यहाँ पर लॉ कमीशन ने ये कहा है, क्या रिकमेंड किया है कि जो हमारा सेडिशन है, सेक्शन 124 क्लॉज ए है आपका, उन्होंने इसको रिटेन करने की बात की कि उसे यहाँ पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा लॉ सिस्टम है वहां पर क्या होना चाहिए, रहना चाहिए। इवन इसका जो एम्बिट है उसको और ज्यादा क्या कर दिया, इनहेंस कर दिया है और ज्यादा बढ़ा दिया है। तो आप यहां पर देखेंगे कि अभी जो रिसेंट रिपोर्ट आई है उसमें ये कहा है, इट ब्रॉडली रिकमेंड 3 थिंग्स, यहाँ पे 3 चीजों को रिकमेंड किया गया है। पहला, फर्स्ट, वाइडनिंग द स्कोप ऑफ सेडिशन, यहाँ पर जो सेडिशन का स्कोप है उसे और ज्यादा बढ़ा दिया गया है। सेडिशन की अगर हम बात करते हैं, जब भी सेडिशन के चार्जेस लगते थे तो उसमें आपको 3 ईयर्स का क्या दिया जाता था, पनिशमेंट दिया जाता था। तो यहाँ पर डिमांड करी कि जो पनिशमेंट है उसको अब 7 ईयर्स कर दिया जाएगा। तो पहले तो सेडिशन का जो स्कोप है, उसका जो क्राइटेरिया है कि किस बेसिस पर यहाँ पे सेडिशन लॉ पहले तो लगता है, उसको इंक्रीज किया। सेकेंड, यहाँ पर जो एडिंग अ हायर क्वांटम ऑफ पनिशमेंट, पनिशमेंट का जो टाइम है उसको भी और ज्यादा क्या कर दिया है, बढ़ा दिया है। थर्ड, इनकॉर्पोरेटिंग प्रोसीजरल सेफगार्ड टू प्रिवेंट मिसयूज, यहाँ पर प्रोसीजरल सेफगार्ड को इनकॉर्पोरेट करने की बात की गई है, जिसके कारण हम क्या कर सकें, ये जो सेडिशन है इसका जो बहुत ज्यादा मिसयूज होता है उसको प्रिवेंट किया जा सके। ओके, तो ये 3 चीजें आपको यहाँ पर याद रखनी है। अभी हमारी रिसेंट रिपोर्ट में आया है। अभी तक क्या हो रहा था, इसका ये पिटीशन फाइल की गई थी सुप्रीम कोर्ट में, ये कहते हुए कि सेडिशन का बहुत ज्यादा क्या होता है, मिसयूज होता है, और ये डायरेक्टली किसको इंपैक्ट करता है, हमारा जो आर्टिकल 19 है, आर्टिकल 19 क्लॉज 1, राइट टू फ्रीडम है हमारा, फ्रीडम टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन, उसको क्या करता है, वॉलेट करता है। इसलिए सेडिशन लॉ को क्या कर देना चाहिए, यहाँ पर हटा देना चाहिए। ओके, तो यहाँ पर इसी के चलते ये पूरे अभी ये पूरा जो केस था कहाँ जाता है, सुप्रीम कोर्ट में जाता है। और सुप्रीम कोर्ट ने इस पर क्या एक्शन लिया था, उन्होंने ये कहा था कि अब तक ये अभी तक ये पूरा एफिडेविट, ये नोटिस इशू किया था किसको, यूनियन गवर्नमेंट को, कि इस पर क्या कीजिए आप पूरा एनालिसिस कीजिए। उसके बाद यहाँ पर क्या हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि सेडिशन से रिलेटेड अब तक कोई भी केसेस होंगे तो उन्हें यहाँ पर नहीं लेंगे, और जो पेंडिंग केसेस है तो उस पर भी सेडिशन के जो चार्जेस है वो नहीं लगाए जाएंगे। अब अगर हम हिस्ट्री की बात करते हैं, सेडिशन लॉ क्या है एक्चुअली, सेडिशन लॉ आप सभी को पता होगा कि इसकी जो हम डेफिनेशन देखते हैं सेडिशन की, तो इसमें क्या आता है कि आप गवर्नमेंट के अगेंस्ट में अगर कुछ बोल रहे हैं, अगर हम ब्रिटिश राज की बात करते हैं तो एन ऑफेंस अगेंस्ट गवर्नमेंट नॉट कंट्री, तो यहाँ पर जब ये सेडिशन लॉ लेकर आया गया था ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, तो इसमें क्या हुआ था कि ये क्या ऑफेंस माना जाता था, अगेंस्ट गवर्नमेंट। आप कुछ ऐसी चीजें बोल रहे हैं जो गवर्नमेंट के क्या है, अगेंस्ट है, तो ये कब लगता है, यहाँ पे सेडिशन के चार्जेस लगते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे सेक्शन 124A वॉज इनकॉर्पोरेटेड इन इंडियन पीनल कोड इन 1870। 1870 में सेक्शन 124A में सेडिशन लॉ को क्या किया गया था, इस जो पर्टिकुलर लॉ को इनकॉर्पोरेट किया गया था। ओके, ये ब्रिटिश राज का यहाँ पर है। सेडिशन इज एन ऑफेंस अगेंस्ट द गवर्नमेंट एंड नॉट अगेंस्ट द कंट्री एज मैनी थिंग। यहाँ पर क्या माना जाता है कि सेडिशन क्या है, ये एक ऑफेंस है, किसके अगेंस्ट में, गवर्नमेंट के अगेंस्ट में। यहां पर आप जो ऑफेंस कर रहे हैं किसके अगेंस्ट में कर रहे हैं, गवर्नमेंट के अगेंस्ट में कर रहे हैं, ना कि कंट्री के अगेंस्ट में कर रहे हैं। मतलब आपने अगर कुछ बात बोली है, किसके अगेंस्ट में बोली है, गवर्नमेंट के अगेंस्ट में बोली है, ना कि अपनी कंट्री के अगेंस्ट में बोली है। तो यहाँ पर अगर आप कुछ बात रख रहे हैं अपनी सामने, तो चाहे वो गवर्नमेंट हो किसी के सामने, एक तरीके से क्या कर रहा है, आपका जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है उसको वॉलेट कर रहा है। ओके, अब यहाँ पे 2 केसेस आते हैं ब्रिटिश पीरियड के टाइम पर, जो लॉ ऑफ सेडिशन है उसको डिफाइन करने के लिए किस तरीके से उसे ब्रिटिश पीरियड में डिफाइन किया गया था। पहला आपका केस आता है क्वीन एम्प्रेस वर्सेस बाल गंगाधर तिलक 1897। 1897 का ये केस है जिसमें बॉम्बे हाई कोर्ट यहाँ पर क्या कहती है, जो बाल गंगाधर तिलक थे उन्हें गिल्टी मानती किसके अंडर, सेडिशन लॉ के अंदर। और वो यहाँ पर क्या कहती है कि द ऑफेंस, आपको ये लाइन बहुत ही अच्छे से पढ़नी है, यहां पर उन्होंने ये कहा था, द ऑफेंस सेडिशन कंसिस्ट इन एक्साइटिंग और अटेम्प्टिंग टू एक्साइल इन अदर सर्टेन बैड फीलिंग्स टुवर्ड्स द गवर्नमेंट। यहां पर सेडिशन क्या है, एक ऑफेंस है, मतलब कि सेडिशन जो है आपका ये ऑफेंस इसमें क्या कंसिस्ट करता है कि आप कुछ ऐसी चीजें बोल रहे हैं या कुछ ऐसी चीजें लेकर आ रहे हैं या लिख रहे हैं जिसके कारण क्या हो रहा है, लोगों के मन में गवर्नमेंट के अगेंस्ट में बैड फीलिंग्स आ रही हैं। मतलब आपने कुछ ऐसी बात बोली, आपने कुछ ऐसी चीजें लिख पब्लिक में कोई ऐसी चीज लेकर आए जिसके कारण जो दूसरा इंसान है, अगर वो
पर्सन उस चीज को पढ़ता है या सुनता है तो उसके मन में क्या आता है, गवर्नमेंट के अगेंस्ट में एक तरीके से बैड फीलिंग्स आती है. इट इज नॉट द एक्साइटिंग और अटेम्प्टिंग टू एक्साइल म्यूटनी और रेवल्यूशन एनी शॉर्ट ऑफ एक्चुअल डिस्टर्बेंस ग्रेट और स्मॉल. उन्होंने ये कहा था कि उससे यहाँ पर कोई रेवल्यूशन नहीं हो रहा, मतलब आपने जो बात बोली उसके कारण कोई प्रोटेस्ट नहीं हो रहा है, कोई रेवल्यूशन नहीं हो रहा है. सिर्फ यहाँ पर क्या कर रहा है, एक जो बैड फीलिंग होती है अगेंस्ट द गवर्नमेंट वो आप क्या कर रहे हैं, उसको एक्साइट कर रहे हैं. ठीक है. बट इवन इफ ही नीदर एक्साइट नॉर इंटेंडेड टू एक्साइट एनी रेवल्यूशन और आउटब्रेक ऑफ फोर्सिबल रेजिस्टेंस टू द अथॉरिटी ऑफ द गवर्नमेंट दैट इज सफिशिएंट टू मेक हिम गिल्टी अंडर द सेक्शन. यहाँ पर आपने क्या किया, आपकी जो बातें हैं उसके कारण कोई भी गवर्नमेंट के अगेंस्ट में प्रोटेस्ट नहीं हुआ, रेवल्यूशन नहीं हुआ, बट स्टिल उन्होंने क्या, ये जो चीज है आपने जो चीज बोली, आपने जो चीज लिखी, पब्लिक डोमेन में आप लेकर आए, उसके कारण क्या होती है, एक बैड फीलिंग जनरेट हो रही है लोगों के मन में. तो ये इतना इनफ है जिसके अंदर क्या होता है कि वो उस जो बाल गंगाधर तिलक को यहाँ बाल गंगाधर तिलक जी को यहाँ पर क्या किया जाता है, गिल्टी माना जाता है इस सेक्शन के अंडर. इवन जो प्राइमरी काउंसिल थी, जो प्राइमरी काउंसिल उस टाइम की थी, अगर ये जो कह देती थी उसी चीज को क्या माना जाता था, बेटर माना जाता. जैसे कि अपने यहाँ का सुप्रीम कोर्ट हो गया है ना, हाई कोर्ट से यहाँ पे फैसले लेते हैं और जो मेनली क्या होता है आपका सुप्रीम कोर्ट की यहाँ पे जो जजमेंट्स होती है उसको हम मतलब कि मेनली मानते हैं. ठीक है. तो यहाँ पर क्या होता है, इसी तरीके से यहाँ पे क्या होती है, प्राइमरी काउंसिल्स होती थी. अब दूसरा केस आता है, तो पहले केस में उन्होंने ये कहा कि आप कोई चीज बोल रहे हैं, लिख रहे हैं, आपकी जो स्पीच है, एक्सप्रेशन है, राइटिंग है, उसके कारण क्या हो रहा है, बैड फीलिंग जनरेट हो रही है टूवर्ड्स दी गवर्नमेंट. अब जो सेकंड केस आता है, सेकंड केस क्या क्या, निहारेंदु दत्त मजुमदार एंड ओरस वर्सेस एम्परर विच वाज डिसाइडेड बाय द फेडरल कोर्ट. अभी फेडरल कोर्ट होती है, ये यहाँ पर क्या डिसाइड करती है, ये कहती है कि पब्लिक डिसऑर्डर और द रीजनेबल एंटिसिपेशन और लाइक्लीहुड ऑफ पब्लिक डिसऑर्डर इज दस गेट जिस्ट ऑफ ऑफेंस. अगर आप कुछ बात बोल रहे हैं, कुछ चीजें लिख रहे हैं, कह रहे हैं, जिसके कारण यहाँ पर क्या हो रहा है, पब्लिक डिसऑर्डर हो रहा है, उस टाइम पर इस चीज को क्या माना जाएगा, सेडिशन माना जाएगा. तो देखिए पहले उसमें ये कहा कि गवर्नमेंट के अगेंस्ट में बैड फीलिंग्स को जनरेट करना, और दूसरा यहाँ पर जो फेडरल कोर्ट होती है वो ये कहती है कि आपने जो बात कही बोली उसके साथ क्या हो रहा है, पब्लिक डिसऑर्डर हो रहा है. तो यहाँ पर क्या होता है, इसे हम ऑफेंस मानेंगे. बैड फीलिंग जनरेट करना इज नॉट एन ऑफेंस, बट अगर उसके कारण आपने जो चीज लिखी, कोई जो बात आपने बोली, इसके कारण क्या हो रहा है, पब्लिक डिसऑर्डर हो रहा है, तो यहाँ पर उसे क्या माना जाएगा, ऑफेंस माना जाएगा. बट ये जो आपका क्या होता है, जो आपकी प्राइमरी काउंसिल होती है, तो हाईएस्ट अपीलेट कोर्ट जो बॉम्बे हाई कोर्ट का यहाँ पे जो स्टेटमेंट होता है उसको यहाँ पर तवज्जो ज़्यादा प्रायोरिटी देती है और उस चीज़ को यहाँ पर मानती है. तब से यहाँ पर ये चीज़ें आ जाती हैं. अब इंडिया की बात करते हैं, ये तो हमारा कब का टाइम हो गया, कोलोनियल टाइप का हो गया, कि उस टाइम पे यहाँ पे दो केसेस आते हैं. अब प्रेजेंट की बात करते हैं, आफ्टर इंडिपेंडेंस एक केस आपका आता, किसका, जजमेंट इन केदारनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1962. आपको ये केस बहुत ही अच्छे से याद रखना है. इसमें क्या होता है, जो सुप्रीम कोर्ट एंड द लॉ कमीशन रिकमेंडेशंस फॉर इनकॉर्पोरेटिंग द एसेंस ऑफ द जजमेंट. अब यहाँ पर क्या डिसाइड होती है, दो चीजें यहाँ पर वैलिड रीजन दिए जाते हैं इस केस में. पहला क्या होता है, सेडिशन थ्रू एन ऑफेंस अगेंस्ट द गवर्नमेंट इज अगेंस्ट द स्टेट बिकॉज द गवर्नमेंट इज अ विजिबल सिंबल ऑफ द स्टेट एंड द एग्जिस्टेंस ऑफ द स्टेट. यहाँ पर वो ये कहते हैं, ये केदारनाथ जो का जो केस आता है, तो यहाँ पर ये कहा जाता है कि अगर आपने क्या बोला है, किसी गवर्नमेंट के अगेंस्ट में कुछ बोला है, तो गवर्नमेंट क्या है, अगर हम बात करते हैं तो गवर्नमेंट क्या है, सिंबल है स्टेट का, विजिबल सिंबल ऑफ स्टेट. तो अगर आप उसकी एग्जिस्टेंस पर कुछ बात बोल रहे हैं, कुछ चीजें कह रहे हैं, तो एक तरीके से आप किसको बोल रहे हैं, अपने नेशन को बोल रहे हैं, अपने स्टेट को बोल रहे हैं. सेकंड चीज इसमें क्या बोली जाती है कि आर्टिकल 19 क्लॉज 2 इम्पोजेस रेस्ट्रिक्शन इन इंटरेस्ट ऑफ द सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट विच हैज वाइडर एम्पलीट्यूड एंड विच इंक्लूड द लॉ ऑन द सेडिशन. तो यहाँ पर सेकंड चीज ये बोली जाती है कि जो आपका 19 क्लॉज 2 है, आर्टिकल 19 क्लॉज 2, जिसमें यहाँ पे कुछ रेस्ट्रिक्शंस इंपोज किए जाते हैं कि मतलब आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन तो है, बट वो भी क्या है, पूरे उसमें भी कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं. तो उस रेस्ट्रिक्शंस के अंदर क्या आता है, आपको जो लॉ ऑफ सेडिशन है उसे इंक्लूड यहाँ पर किया गया है. ओके, तो आई होप आपको यहाँ पे सारी चीजें क्लियर होंगी. सेडिशन का मतलब एक तरीके से क्या है, अब पॉलिटिकल हेटरेट जो है टूवर्ड्स द गवर्नमेंट, उसको अपने यहाँ पर क्या कर रहे हैं, लोगों के अगेंस्ट में फैला रहे हैं. तो ये जो बॉम्बे हाई कोर्ट का यहाँ पे जो तिलक जी को पनिशमेंट मिली थी, तो उन्होंने ये कहा था ये पॉलिटिकल हेटरेट है, आप क्या कर रहे हैं, पॉलिटिकल हेटरेट के थ्रू गवर्नमेंट के अगेंस्ट में यहाँ पर फैला रहे हैं. तो इसे यहाँ पर बात की जा रही है कि क्या किया जाए, अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताया जाए, क्योंकि आज का जो टाइम है वो पूरी तरीके से चेंज हो गया है. ओके, अब हमारा जो फंडामेंटल राइट है कौन सा, आर्टिकल 19 क्लॉज 1 क्लॉज ए ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन,
तो वो डायरेक्टली क्या करते हैं, इसको ये जो सेडिशन है, जो सेडिशन का पूरा सेंस है उसे वॉलेट करता है। अब ये हम क्या करते हैं, जैसे कि गवर्नमेंट अगर कोई पॉलिसी लेकर आ रही है, आप उस चीज से सहमत नहीं तो आप उसके बारे में लिखेंगे ना, क्योंकि हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं, हमारे पास यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, ऑल दो उसमें रेस्ट्रिक्शंस है, बट स्टिल हम ऐसा तो नहीं कर सकते कि मतलब गवर्नमेंट यहाँ पे मेजोरिटी में है तो गवर्नमेंट में हम उसके अगेंस्ट में कुछ बोल ही नहीं सकते हैं, है ना। हमारा यहाँ पर गवर्नमेंट के अगेंस्ट में हेट फैलाना, डिसअफेक्शन फैलाना, ये हमारा कोई भी मतलब कि एम नहीं है, बट स्टिल हम उस चीज को क्या करेंगे, क्रिटिसाइज तो कर सकते हैं। अब क्रिटिसाइज हम जब भी करने चाहते हैं तो हम इस टाइम पर क्या देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा क्या हो रहा है, मिसयूज हो रहा है सेडिशन लॉ का। तो अभी यहाँ पे पूरी रिपोर्ट आई है लॉ कमीशन की, उन्होंने ये कहा कि इसका जो एम्बिट उसे हमें इंक्रीज करने की जरूरत है। अब इसकी बात करते हैं, इसका जो पनिशमेंट है उसको भी बात की गई कि हमें क्या करना होगा, बढ़ाना होगा। अब सेडिशन लॉ की इंडिया में जरूरत क्या है, इसकी नीड क्या है, तो एक्चुअली इंडिया में हम बात करते हैं वेरियस आपको यहाँ पे कन्फ्लिक्ट्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, वेरियस कन्फ्लिक्ट्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि हम बात करते हैं हमारे यहाँ नक्सलिज्म है, नक्सलिज्म की बात करते हैं, रीजनल जो इनसिक्योरिटी है तो नक्सलिज्म, इंसर्जेंसी इन द नॉर्थ ईस्ट, टेररिज्म इन जम्मू एंड कश्मीर, सेसेनिस्टिस्ट मूवमेंट अक्रॉस द कंट्री, जैसे खालिस्तान की मांग होती है ना। तो सोशल मीडिया का यहाँ पे बहुत ज्यादा रोल हो जाता है। तो इन सारी चीजों की बहुत सारी क्या है, हमारे इंटरनल सिक्योरिटी को क्या है, एक तरीके से थ्रेट प्रोवाइड करती हैं। तो इंडिया की जो सोवरेनिटी हो उसको बनाए रखने के लिए यहाँ पर ये कहा गया कि सेडिशन जो लॉ है उसे रिटेन करना होगा, क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी को यहाँ पर अगर हम इंश्योर करना है, सोवरेनिटी ऑफ द कंट्री को इंश्योर करना है, तो यहाँ पे सेडिशन क्या हो जाता है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके, अभी पूरा आर्टिकल अब देखते हैं। यहाँ पे लास्ट में ही कहा कि इट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जो लॉ ऑफ सेडिशन है ये कैसा है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। आपके पास यहाँ पे बहुत सारे अदर लॉज हैं जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, इन सारी चीजों को कर्टेल कर सकते हैं, बट हमें यहाँ पे सेडिशन लॉ को रखने की क्या है, जरूरत नहीं है। तो देखिए, द रियल इशू is that law of sedition contains section 124 A of the IPC is unconstitutional. The Law Commission failed or did not want to see the fallacy of Kedarnath judgment, which did not effect soften this harsh law but declared that it is constitutionally valid. Kedarnath equate government state, which is illogical in the context of democratic republic. Therefore, it attempt to bring sedition within the framework of reasonable restriction under आर्टिकल 19 क्लॉज 2 इज द कॉन्स्टिट्यूशनली इम्पर्समेबल। तो यहां पर ये कहा जा रहा है कि आप क्या करें, जो सेडिशन लॉ है, हाँ हमें पता है कि हमारा जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन आर्टिकल 19 है उसमें कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं, और आप क्या कर रहे हैं उसमें, बट यहाँ पर सेडिशन को इंक्लूड नहीं किया गया है। आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि ये जो सेडिशन लॉ है उसको यहाँ पर आर्टिकल 19 क्लॉज 2 के अंदर क्या कर रहे हैं, मतलब कि उसके अंदर लेकर उसके जो एम्बिट है उसके अंदर लाने की बात कर रहे हैं, जो कि क्या है, पूरी तरीके से अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ओके, तो आई होप व्हाट इज सेडिशन लॉ आपको ये पूरा क्लियर होगा। सेडिशन लॉ से रिलेटेड और चीजें देख लेते हैं। तो इसमें इसकी जो डेफिनेशन है इसे कैसे डिफाइन किया गया है, एनी पर्सन बाय वर्ड ईदर स्पोकन और रिटन और बाय साइन और विजुअल रिप्रेजेंटेशन और अदरवाइज ब्रिंग्स एंड अटेम्प्ट्स टू ब्रिंग इनटू हेट्रेड और कंटेम्प्ट और एक्साइट द अटेम्प्ट्स टू एक्साइट डिसअफेक्शन टुवर्ड्स द गवर्नमेंट। आपको यहाँ पे याद रखना है, टुवर्ड्स द गवर्नमेंट एस्टैब्लिश्ड बाय द लॉ ऑफ इंडिया। तो उसे क्या माना जाएगा, यहाँ पे सेडिशन माना जाएगा। ठीक है, ये किसके अंदर आता है, सेक्शन 124 ऑफ द आईपीसी। इसे 1870 में यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया जाता है और स्टिल अभी क्या है, ये हमारे इंडिया में परसिस्ट करता है। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं। नाउ नेक्स्ट आर्टिकल इज टैकलिंग द ह्यूमन डॉग कन्फ्लिक्ट। अब ये क्या है, ह्यूमन डॉग का कन्फ्लिक्ट है, उसके बारे में कुछ आपका जो एबीसी जो रूल आया है 2023 उसके बारे में बात की गई कि उसमें कुछ बहुत सारे लैक्यूना है। क्या क्या लैक्यूना है उसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए, डॉग्स की अगर हम बात करते हैं तो उसके साथ जो पीपल्स हैं, लोगों के, हजारों लोगों के यहाँ पे जो पीपल्स हैं उनके जो इमोशंस होते हैं वो अटैच होते हैं डॉग्स के साथ। या तो आप उसको हेट कर सकते हैं या फिर लव कर सकते हैं, बट आप डॉग्स को इग्नोर नहीं कर सकते हैं, है ना। ये इस आर्टिकल में यहाँ पे स्टार्टिंग की लाइन में आपका यही है कि या तो आप उनको हेट करेंगे, या तो आपको डॉग्स पसंद नहीं होंगे, या फिर आपको बहुत ज्यादा वो प्यारे होंगे, बट आप उन्हें क्या कर सकते हैं, इग्नोर नहीं कर सकते। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, जो स्ट्रीट डॉग्स है उनकी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रही है, जो कि हमारे लिए बहुत ज्यादा सबसे बड़ा चैलेंज आज के सामने है। ओके, अब उनकी जो पॉपुलेशन है यहाँ पर हम देखते हैं, हमारे रूल्स आते हैं, प्रिवेंशन ऑफ क्रुएलिटी एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल 2001 आता है। इसमें हमने क्या देखा था कि जो एनिमल्स हैं उनका जो बर्थ कंट्रोल है उसे कैसे किया जाए, बट इसका सही से इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ। हमें प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर जो म्यूनिसिपैलिटीज हैं, रूरल अर्बन एरियाज की
सॉरी अर्बन रूरल अर्बन एरियाज में जो म्यूनिसिपैलिटीज हैं, डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे पंचायत है, तो यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलता है, इस चीज का, ये जो पर्टिकुलर लॉ आया था उसका कोई भी इंप्लीमेंटेशन अच्छी तरीके से नहीं होता है। ओके, उसके बाद हम देखते हैं कि अभी जो केसेस रिसेंटली हमने देखे थे, वेरियस केसेस आ रहे हैं, किसके कारण, जो ह्यूमन डॉग कॉन्फ्लिक्ट है उसके कारण, और हमने यहाँ पर देखा था कि बहुत सारे जो लोग हैं उनकी जान भी यहाँ पर गई है। इसलिए यहाँ पे गवर्नमेंट ने क्या किया, न्यू रूल्स प्रिवेंशन ऑफ क्रुएलिटी एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल 2023 को यहाँ पे क्या किया, एड्रेस किया। अब इस रूल्स में क्या है, हमारे पास वेरियस चैलेंजेस हैं जो सामने निकल कर आ रहे हैं। ठीक है, पहले क्या कि हमें यहाँ पे जरूरत है किसकी, पॉलिसी रिफॉर्म की। और इस रूल में हमने क्या देखा था कि हम क्या करेंगे, जो डॉग्स हैं उन्हें यहाँ पे क्या किया जाएगा, पहले उन्हें कैप्चर किया जाएगा, उन्हें इंसर्टिलाइज किया जाएगा, उनका जो बर्थ कंट्रोल है, उनके इंजेक्शन वगैरह सारी चीजें प्रोवाइड किया जाएगी, और उसको उनके बाद फिर से क्या कर दिया जाएगा, स्ट्रीट्स में फिर से उन्हें छोड़ दिया जाएगा। तो यहाँ पे ये सारी चीजें जो हमारा न्यू रूल्स है, जो एनिमल एबीसी इसको हम बोलते हैं एबीसी रूल 2023। ओके, तो इस तरीके से ये जो स्ट्रेटेजी है, उन्होंने कहा कि वी शुड सीक टू इंप्रूव आवर स्ट्रेटेजी एंड पॉलिसी रिस्पॉन्स, नॉट गिव अप एंड द डिस्कार्ड एनिमल बर्थ कंट्रोल ऑल टुगेदर। तो यहाँ पर ये बात की जा रही है कि हमारी जो पॉलिसी है, स्ट्रेटेजीज हैं, इसे इंप्रूव करने की जरूरत है, तभी हम क्या कर सकते हैं, ये जो ह्यूमन एंड डॉग्स का कॉन्फ्लिक्ट है इसको यहाँ पर रोक सकते हैं। ओके, अब पहले इसमें कुछ बात की गई कि हम क्या क्या अल्टरनेटिव्स यहाँ पर ले सकते हैं। पहले अल्टरनेटिव्स की बात की कि ये जो किलिंग होती है, जैसे कि यूएस में हम बात करते हैं, यूएस में क्या होता है, मास किलिंग कर दी जाती है, मास किलिंग होती है, बट इंडिया में क्या होता है, इसे इथिकली यहाँ पे सही नहीं माना जाता, इसलिए हम मास किलिंग यहाँ पर नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर जो जिस तरीके से ह्यूमंस के राइट्स हैं, उसी तरीके से एनिमल्स के भी यहाँ पर कुछ राइट्स हैं। तो फर्स्ट देयर इज अ कलिंग एंड इट कैन बी इजिली कैरेक्टराइज एज अ क्रूअल सॉल्यूशन। तो ये क्या है, जो कलिंग होता है आपका बहुत ही क्रूअल सॉल्यूशन है। टू प्रैक्टिस एंड आर डॉग पॉपुलेशन हैज बाउंस बैक टाइम एंड अगेन। तो यहाँ पर क्या हो सकता है, ठीक है आप एक बार कलिंग कर सकते हैं, कितनी बार इस तरीके की चीजें करेंगे, है ना, मास जो किलिंग की जाती है तो इसको हम हर बार नहीं कर सकते हैं। तो ये जो कलिंग है, ये कोई भी सॉल्यूशन यहाँ पर नहीं है। दूसरा यहाँ पर क्या हम देखते हैं, हमें हमारे यहाँ एबीसी जो रूल प्रोग्राम लेकर आया गया है, इसमें बहुत सारा बर्डन है, इसमें बहुत सारे चैलेंजेस है। पहला क्या चैलेंज है आपका, इंफ्रास्ट्रक्चर का। हमने यहाँ पे बात करी कि यार जो डॉग्स उसको कैप्चर किया जाएगा, फिर उन्हें इंसर्टिलाइज किया जाएगा, और उसके बाद उन्हें वैक्सीन वगैरह सारी चीजें प्रोवाइड की जाएंगी, उसके बाद उन्हें फिर से स्ट्रीट्स में उन्हें रिलीज कर दिया जाएगा। बट यहाँ पर क्या हो रहा है कि हमारे पास प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं कि हम यहाँ पे कितने डॉग्स को यहाँ पे कैप्चर करें, कैसे क्या करें। और डॉग्स का क्या नेचर होता है कि वो फ्रीली यहाँ पर एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर घूमते रहते हैं। बट इस तरीके के अगर हम किसी एक एरिया में उन्हें एक साथ कैप्चर करके रख देंगे तो उनका मूवमेंट में यहाँ पर क्या होगा, अबेंडन किया जाएगा। तो उनका जो नेचर उसको यहाँ पर एक तरीके से क्या कर रहा है, हार्म कर रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या है, द रूल्स रिक्वायर अपडेट इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पर हमें क्या अपडेट करनी होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फॉर द कैप्चर, हाउसिंग, सर्जरी एंड द रिलीज ऑफ डॉग। स्पेसिफिक प्रोसेस टू बी रिकॉर्डेड सच एज कीपिंग एंड रिपोर्टिंग प्रोसीजर फॉर रिस्पॉन्डिंग द कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन। तो यहाँ पर हमें क्या करनी होगी, स्पेसिफिक प्रोसीजर्स को लेकर आना होगा। यहाँ पे जैसे कि रिपोर्टिंग करना, कोई भी यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन आती है तो उस चीज पर रिस्पॉन्ड करना, जो ऑर्गेनाइजेशन है उनका एंगेजमेंट यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा होना, इवन यहाँ पे जिसके जो स्ट्रीट डॉग्स और जो पेट डॉग्स के बीच में यहाँ पे डिफरेंशिएट करना, और एक प्रॉपर जो डेटा है उसको सामने लेकर आना। कई बार क्या होता है, जो पेट डॉग्स होते हैं उनका भी डेटा स्ट्रीट डॉग्स के साथ यहाँ पे क्या हो जाता है, मिक्स हो जाता है। तो जो नंबर्स होता है स्ट्रीट डॉग्स का और ज्यादा यहाँ पर हाई हो जाता है। तो यहाँ पर जो डेटा है पेट डॉग्स और स्ट्रीट डॉग्स के बीच में, यहाँ पर उसको डिफरेंशिएट करना। ठीक है, यहाँ पर कुछ अदर डायमेंशन भी हैं कि जो पेट ऑनरशिप्स होते हैं वो बहुत ज्यादा इररेस्पॉन्सिबल होते हैं। वो क्या करते हैं, जो डॉग्स बाइटिंग ये सारी चीजें अक्कर होती हैं तो ये अनकंट्रोल रिप्रोडक्शन वो करवाते हैं। तो इन सारी चीजों पर जो एनिमल का बिहेवियर है, एनिमल कम्युनिटीज का जो बिहेवियर है उसे हम चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ साइंटिफिक अप्रोच लेकर आनी होगी जिससे हम क्या कर सकें, जो स्ट्रीट डॉग्स है उसे टैकल कर सकें, और जो कन्फ्लिक्ट हो रहा है, पॉपुलेशन इश्यूज हो रहे हैं स्ट्रीट डॉग्स में, उसे भी हम क्या कर सकें, टैकल कर सकें। तो इसमें ये कहा जा रहा है कि जो ह्यूमन बींग्स है उन्हें मतलब कि एक तरीके से सामने इस आर्टिकल में देखिए, ये डॉग्स की एक तरीके से हमें ऐसा लगता है एनिमल लवर है, तो उन्होंने सिर्फ यही बताया कि हम क्या कर सकते हैं कि जो एबीसी ऑन डॉग्स है, हम यहाँ पर अपनी मनी को पुट सामने जो रिसर्च है उसमें कर सकते हैं, उसमें जो फंड है उसको प्रोवाइड कर सकते हैं, जो डॉग्स बाइट मिटिगेशन है उस पर रिसर्च कर सकते हैं। अगर उसमें गवर्नमेंट फंड नहीं देती है तो हम अपने साथ जो मतलब जितने भी लोग हैं वो साथ में आकर क्या कर सकते हैं, प्रोग्राम को यहाँ पे मॉडल क्रिएट कर सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं, उसे स्केल अप कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें ये कहा जा रहा है डॉग्स आर ट्रू फ्रेंड to humanity, and if we cannot live happily, safely and peacefully with each other through simple solutions such as ABC, responsible pet owner, waste management and adoption of Indian dogs
what real hopes is there our efforts to tackle still large problem that plague our society। तो यहाँ पर हम साथ में मिलकर क्या कर सकते हैं, ये जो डॉग्स हैं इनके साथ जो प्रॉब्लम्स हो रही है उसको हम टैकल कर सकते हैं। बट सबसे पहले क्या जरूरत है, हमें एक साथ आना होगा, एक राइट एटीट्यूड की जरूरत है, जिससे हम क्या कर सकते हैं, ये जो सिस्टम है उसको चेंज कर सकते हैं। ओके, और ये जो सफरिंग है, क्रुएलिटी है, मिजरी है, पब्लिक हेल्थ थ्रेट्स है, जो ये डॉग्स के साथ ही चैलेंजेस जो एसोसिएट है, उसको हम क्या कर सकते हैं, उससे दूर यहाँ पर हो सकते हैं। ओके, तो आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल यहाँ पर क्लियर होगा। नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल इज हाउ कैन वी ट्रांजिशन टू अ लो कार्बन सिटी। अब यहाँ पर बात की जा रही है कि लो कार्बन सिटी की तरफ हम किस तरीके से ट्रांजिशन किया जा सकता है। ठीक है, अभी हम यहाँ पर क्या करते हैं कि जो फॉसिल फ्यूल्स है उसका बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। मतलब जो फॉसिल फ्यूल्स के जो प्रोडक्ट्स होते हैं, आप देखेंगे पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, इन सारी चीज़ों का हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो हम इसकी अल्टरनेटिव्स किस तरीके से ट्रांजिशन किया जाता है, स्पेशली हम देखते हैं जो हमारी अर्बन एरियाज़ होते हैं, अर्बन सिटीज़ होती हैं, वहाँ पर इन सारी चीज़ों का क्या किया जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ किया जाता है। जैसे कि हम व्हीकल्स का यूज़ करते हैं, उसमें पेट्रोल और डीजल होता है आपका। ओके, यहाँ पे हम इलेक्ट्रिसिटी का ज़्यादा इससे ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो ये क्या करता है, अल्टीमेटली लीड करता है किसकी तरफ, कार्बन एमिशन की तरफ। इससे क्या होता है, कार्बन एमिशन होता है। तो इस चीज़ को हम कैसे रोक सकते हैं, जो सिटी में है ना हमारी, तो वहाँ पे जो लो कार्बन का ट्रांजिशन है उसको हम किस तरीके से कर सकते हैं। तो अभी आप देखेंगे इन 2022 सिटीज डम्प्ड अ वूपिंग 29 ट्रिलियन टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू द एटमॉस्फेयर। यहाँ पर 2022 का ये डेटा बताया जा रहा है कि जो सिटीज होती हैं वो 29 ट्रिलियन टन ऑफ कार्बन ऑक्साइड उन्होंने क्या किया, रिलीज किया है एटमॉस्फेयर में। ठीक है, अब इसके कारण आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा यहाँ पर इफेक्ट कर रहा है किसको, यहाँ पर क्लाइमेट चेंज को। हमारा यहाँ पर टारगेट है कि हम क्या करेंगे, नेट जीरो सिटीज़ की यहाँ पर रिक्वायरमेंट है कि जो सिटीज़ से है वहाँ पर कार्बन का एमिशन कम से कम हो। ओके, तो यहाँ पर एक सिस्टम लेकर आया गया है। सिस्टम की बात करते हैं क्या, ट्रांजिशन टू लो कार्बन और इवन नेट जीरो सिटीज रिक्वायर अस टू इंटीग्रेट मिटिगेशन एंड एडेप्टेशन ऑप्शन इन मल्टीपल सेक्टर। दिस इज कॉल्ड अ सेक्टर कपलिंग अप्रोच। तो यहाँ पे जो सेक्टर कपलिंग अप्रोच है आपको ये याद रखना है। तो यहाँ पर सिटीज को क्या किया जाएगा, कुछ हम चीजें ऐसी चीजें मल्टीपल जो सेक्टर्स है वहां पर एडॉप्शन किया जाएगा कि हम क्या करें, जो कार्बन का एमिशन उसे जल्द से जल्द क्या करें, मिटिगेट करें, कम करें। तो इस अप्रोच को क्या कहा जा रहा है, सेक्टर कपलिंग अप्रोच, जिसमें हमारा जो मेन सिस्टम है कि जो अर्बन सिस्टम है उसे डीकार्बोनाइज किया जाएगा। अब हम डीकार्बोनाइज क्या कर सकते हैं, इसके यहाँ पे कुछ चीजें बताई गई हैं। यहाँ पर दो चीजें होती हैं आपकी, एक होती है सप्लाई साइड और दूसरी होती है डिमांड साइड। ठीक है, कार्बन में भी होती है कि एक तरीके से सप्लाई साइड होती है, दूसरी तरीके से डिमांड साइड होती है। तो दोनों साइड से हमें क्या करना होगा, मिटिगेशन करना होगा। सप्लाई साइड की बात करते हैं, मिटिगेशन ऑप्शन और सप्लाई साइड इंक्लूडिंग फेसिंग आउट फॉसिल फ्यूल्स। यहाँ पर हम जो क्या करते हैं, फॉसिल फ्यूल का यूज करते हैं किसके लिए, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए, डीजल के लिए, पेट्रोल के लिए। तो यहाँ पर जो हम फॉसिल फ्यूल का यूज करते हैं किसके लिए, इससे क्या हो रहा, ये सारी चीजें मार्केट में जा रही हैं, तो इसकी एक तरीके से हम क्या कर रहे हैं, फॉसिल फ्यूल का जो बाय प्रोडक्ट्स है उसका हम क्या कर रहे हैं, सप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पर सप्लाई साइड में क्या करना होगा, जो फॉसिल फ्यूल्स है उसको फेस आउट करना होगा। फॉसिल फ्यूल्स के प्लेस पर हम क्या कर सकते हैं, जो रिन्यूएबल एनर्जी के रिसोर्सेस है उसको यहाँ पे उनके जो शेयर्स है उसको इंक्रीज किया जा सकता है। मतलब हम जो इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन कर सकते हैं तो यहाँ पर हम सोलार एनर्जी लगा सकते हैं, विंड पावर, हाइड्रो पावर जो प्लांट्स हैं इसके थ्रू जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है उसका सप्लाई करें, है ना। हम यहाँ पे डीजल और पेट्रोल की बात करें तो इसके प्लेस पर हम इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स हैं उसको लेकर आए, सीएनजी को हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं, हाइड्रोजन जो हम बात कर रहे हैं क्लीन हाइड्रोजन उसको लेकर आ सकते हैं। तो ये आपका क्या होगा, सप्लाई साइड हो गया। डिमांड साइड में हम बात करते हैं, डिमांड साइड आपका क्या होता है, तो डिमांड साइड यूजिंग अवॉइड शिफ्ट और इंप्रूव फ्रेमवर्क। तो डिमांड साइड एक तरीके से हम क्या होता है कि जो चीज हम चीजों को हम ज्यादा से ज्यादा अवॉइड करें, मतलब कि ऐसी चीज जिसमें हमें पता कि जो क्या है इससे कार्बन का एमिशन बहुत ज्यादा होता है, तो हम क्या कर सकते हैं, उस चीज को अवॉइड कर सकते हैं या फिर शिफ्ट कर सकते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं कि हम व्हीकल्स से जाते हैं तो हमारे जो पर्सनल व्हीकल्स हैं उससे अगर हम जाएंगे तो उतना ही पेट्रोल लगेगा। इसकी प्लेस पर हम जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है उसका यूज कर सकते हैं। तो देखिए एक ही बस से हम कितने सारे लोग जा सकते हैं, है ना। और अगर आप अपना प्राइवेट व्हीकल लेकर जाते हैं तो उससे भी इतना एमिशन होगा, उससे भी, बट अगर एक एक करके भी यहाँ पे व्हीकल कम होता है तो एमिशन यहाँ पर क्या होता है, कम होता है। तो डिमांड साइड में यही कहा जा रहा था कि हम चीजों को क्या कर सकते हैं, अवॉइड किया जा सकता है। ये दो चीजें हो गई। यहाँ पर अब देखिए कुछ यहाँ पर स्ट्रेटेजीज बताई
गई हैं कि लो कार्बन सिटीज हम यहाँ पर कैरेक्टराइज कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए जो रिन्यूएबल एनर्जी का ट्रांजिशन है बहुत सिंपल नहीं है। फॉसिल फ्यूल्स को रिप्लेस करना स्पेशली यहाँ पर डेवलपिंग कंट्रीज को इतना ज़्यादा आसान नहीं, उसके लिए हमें यहाँ पर टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है, फंड्स की ज़रूरत है, इन सारी चीज़ों की ज़रूरत है। और इवन सोसाइटी भी इतनी ज़्यादा अभी एडवांस नहीं हुई है कि हम इतना बड़ा चेंज इतनी ईजिली उसको क्या कर सके, अडॉप्ट कर सकें। ये सारी चीज़ें जो एनर्जी ट्रांजिशन के यहाँ पे पॉलिसी को लेकर आना होगा जो कि सोशली और इन्वायरमेंटली कैसी हो, फेयर हो। यहाँ पर धीरे धीरे ही लोग क्या करेंगे, अडॉप्ट करेंगे उस चीज़ को। ओके अब यहाँ पे बात की जा रही है कि जो सिटीज़ का जो पुरानी सिटीज़ हैं तो उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको हम उनकी जो एनर्जी एफिशिएंसी उसको इंक्रीज कर सकते हैं। जैसे कि हम वॉकेबल साइट्स को डिज़ाइन कर सकते हैं कि पीपल सिग्निफिकेंटली क्या कर सकते हैं, जो उनकी एनर्जी की डिमांड है उसको कम किया जा सकता है। जो नई सिटी है उनकी जो प्लानिंग ऑफ सिटीज़ है उसको भी और ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे कि क्या होता है स्पेशली जब हम व्हीकल्स का यूज़ कब करते हैं, व्हीकल्स का यूज़ हम तब करते हैं जब हमें यहाँ पर काम के लिए जाना पड़ता है किसी भी, तो जो आपका वर्क प्लेस है और रेसिडेंशियल एरिया है तो इनके बीच का जो डिस्टेंस उसको कम किया जा सकता है, जैसे कि हम इजीली बिना व्हीकल का यूज करें क्या कर सके, अपने वर्क प्लेस पर पहुंच जाएं। तो इस तरीके की इससे क्या होगा, हमें लो कार्बन टेक्नोलॉजीज को लेकर आना होगा, रिन्यूएबल और सीसीएस जो सिस्टम है ये सारी चीजें लेकर आना होगा, जिससे हम क्या कर सकते हैं, कार्बन का इमिशन जो है उसे हम कम किया जा सकता है। न्यू एंड एमर्जिंग सिटीज हैव द मोस्ट पोटेंशियल टू रिड्यूस इमिशन यूजिंग एनर्जी एफिशिएंट सर्विसेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। अब यहाँ पे जो न्यू और एमर्जिंग सिटीज़ हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है कि हम ये जो एमिशन उसको रिड्यूस कर सकते हैं। वहाँ पर एनर्जी एफिशिएंट सर्विसेज को लेकर आया जा सकता है, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर आ सकता है, पीपल सेंट्रिक यहाँ पे अर्बन डिजाइन को लेकर आ सकते हैं, जिससे क्या होगा कि जो हमारा टारगेट है नेट जीरो एनर्जी यूज़ का उसको हम यहाँ पर अचीव कर सकते हैं। ओके तो देखिए हाउ कैन एनर्जी ट्रांजिशन बी जस्ट, यहाँ पर हमारा एनर्जी ट्रांजिशन जस्ट कैसे हो सकता है, तो एक्चुअली यहाँ पर देखते हैं डायरेक्टली एनर्जी जो सिस्टम है वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमारे लाइवलीहुड और जो लोकल इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, सोशियो इकोनॉमिक वेलबिंग है पीपल्स का, उसके साथ यहाँ पर इंगेज है कहीं ना कहीं हर सेक्टर में। हम अगर हमें खाना बनाना है, अगर हमें घर में रहना है तो इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत है, हम यहाँ पे फोन का यूज कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, सारी चीजों में इलेक्ट्रिसिटी की यहाँ पर क्या होती है, जरूरत होती है। हमें कहीं आना जाना है तो व्हीकल्स का यूज करते हैं, तो हर सेक्टर में एनर्जी का यहाँ पर क्या है, यूज होता है। अब इसके यहाँ पे जो चेंजेस जो ट्रांजिशन होगा है ना, फॉसिल फ्यूल्स की बात से हम देखते हैं कि हम जो रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज है जो ट्रांजिशन होगा वो इजी नहीं होगा। ओके तो इसमें ये कहा जा रहा है कि इंश्योरिंग अ ट्रांजिशन टू लो कार्बन एनर्जी सिस्टम इन सिटीज एट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ अर्बनाइजेशन, नेशनल कंटेक्स्ट एंड इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी रिक्वायर स्ट्रेटेजिक एंड ब्रेक्स फॉर इफेक्ट। तो यहाँ पर हमें जो ये ट्रांजिशन इसके लिए एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी की जरूरत है, इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी की रिक्वायरमेंट है, नेशनल कंटेक्स्ट और सारे जो अर्बनाइजेशन यहाँ पे स्टेजेस हैं उन सब चीज़ों का एक तरीके से क्या होना चाहिए, यहाँ पे एक साथ आएंगे तभी हम क्या कर सकते हैं, जो हमारा एनर्जी का ट्रांजिशन है फॉसिल फ्यूल से किसकी तरफ, रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स की तरफ, जो लो कार्बन सिटी का हमारा जो टारगेट है उसको हम अचीव कर पाएंगे। ओके तो आई होप आपको ये आर्टिकल अब क्लियर होगा। नेक्स्ट मूव करते हैं। नाउ नेक्स्ट आर्टिकल इज वांट नोटिफाई फैक्ट चेकिंग यूनिट टिल जुलाई 10 सेंटर टू हाई कोर्ट। तो यहाँ पे जो बॉम्बे हाई कोर्ट में यहाँ पे पिटीशन फाइल की गई थी, चैलेंज किया गया था जो न्यू आईटी रूल्स आए हैं। न्यू आईटी रूल्स यहाँ पर क्या आए हैं, आप सभी को पता है कि सोशल मीडिया जो इंटरमीडियरीज हैं उन्हें ये कहा गया है कि जैसे हम बात करते हैं फेसबुक हो गया, आपका इंस्टाग्राम हो गया, वहां पर गवर्नमेंट के अगेंस्ट में कोई ऐसे न्यूज आती है, फेक न्यूज आती है, तो गवर्नमेंट उसे क्या करेगी, आपकी जो पीआईबी है उसे एनालाइज करेगी। ओके और उसके बाद अगर ऐसा माना जाता है कि वो फेक है न्यूज, तो उसे अगर उसे अनाउंस कर दिया गया कि पर्टिकुलर न्यूज़ है वो फेक है, तो उसे क्या कर दिया जाएगा, जो सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज हैं उसे यहाँ पर फ्लैग ऑफ कर लेंगे, मतलब उसे यहाँ पर हटा देंगे। ठीक है तो इसके अगेंस्ट में यहाँ पर क्या है, उसकी जो आईटी रूल्स हैं ये जो अभी आए हैं उसके अगेंस्ट में पिटीशन फाइल की गई बॉम्बे हाई कोर्ट में। और यहाँ पे ये कहा कि देखिए ये जो यहाँ पर एक बात की जा रही थी कि टोल्ड बॉम्बे हाई कोर्ट दैट इट वुड नोटिफाई द फैक्ट चेकिंग यूनिट। यहाँ पे फैक्ट चेकिंग यूनिट को नोटिफाई किया गया है कि यहाँ पर पहले क्या होगा, एक यूनिट को एस्टैब्लिश किया जाएगा, फैक्ट चेकिंग यूनिट, कि मतलब यहाँ पे जो पर्टिकुलर न्यूज आई है वो यहाँ पे कितनी सही है कितनी गलत है। तो ये फैक्ट चेकिंग यूनिट को यहाँ पे एस्टैब्लिश किया जाना था 6 जून तक, बट इसका जो टाइम पीरियड, सॉरी जुलाई तक, तो इसका जो टाइम पीरियड है उसको और ज्यादा क्या कर दिया गया है, एक्सटेंड कर दिया गया है। अब ये बात की जा रही है कि अभी हम उसके बाद ही क्या होगा, एक्शन लिया जाएगा। तो वी शैल टेक अप द पिटीशन for final disposal from 6 July onward. The additional Solicitor General says there is a statement made earlier by the center shall extend till 10 June. तो अब यहाँ पे फर्दर देखते हैं यहाँ पर सारी चीजें क्या निकल कर आती हैं। ओके तो देखिए आज इतना ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, आई होप आपको यहाँ पे सारी चीजें क्लियर होंगी। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करना
और इसको शेयर करना दोस्तों के साथ, जो भी यहाँ पर यूपीएससी और अदर जो वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनके साथ आप शेयर कर सकते हैं। ओके, तो चैनल को सब्सक्राइब करेगा, वीडियो को लाइक करेगा। ओके, और पीडीएफ के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल एडुवर्स न्यूज एनालिसिस, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है। सो दैट्स फॉर ऑल टुडे, थैंक यू सो मच फॉर डिस्कशन।